जब तक व्यक्ति ने लाइफ में दुख नहीं झेले, जब तक उसने मुसीबतों का सामना नहीं किया, तब तक पर्सनैलिटी उसकी निखरेगी नहीं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, कितने दुख झेले उन्होंने, जंगलों में रहे, बच्चे को घास की रोटी खिलाई। हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं। जो व्यक्ति कल राजा बनने जा रहा है, उसको ऑल ऑफ ए सडन 14 साल जंगल। मेरी स्किल या मेरी नॉलेज अगर किसी की लाइफ इंप्रूवमेंट में कुछ काम आ सके तो उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन और उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। तो ट्रेनिंग फील्ड में मैं इसीलिए आया। आज से 3.5 साल पहले मुझे भी ऐसे ही कोई कोच मिला था एंड उनके एक वर्ड ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। वंस ही सेड टू मी, लोगों के कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं वो टीवी के बाहर बैठते हैं और जो कंटेंट बनाते हैं वो टीवी के अंदर होते हैं। तो यू डिसाइड कि आपको किधर बैठना है। एग्जैक्टली, वी आर गिविंग आवर रिमोट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। वैलिडेशन मांगते ना लोगों से, अच्छा बताओ यार ठीक है या नहीं। तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आई लर्न दिस प्रोफाउंड ट्रुथ दैट टुवर्ड्स एनीथिंग दैट हैपेंस इन लाइफ फॉर गुड और फॉर बैड, यू नेवर रिएक्ट, you always respond. कॉन्फिडेंस ब्रदर आपको अपने अंदर खुद डेवलप करना पड़ेगा। कैसे? टेक चैलेंजेस हेड ऑन। क्या होगा? बुरे से बुरा क्या होगा? फेल हो जाओगे, गिर जाओगे, कोई बात नहीं। गिरते हैं सहसवारे ही मैदान जंग में, वो तिफ्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते। दिस इज द मंत्रा फॉर रेजिलियंस। हेलो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे जो गेस्ट हैं वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट से अवॉर्डेड है एंड मास्टर ट्रेनर है। सो आज हम बात कर रहे हैं अनिल शर्मा सर की। अनिल शर्मा सर जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, उनके साथ हमने बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करी एंड आई मेट हिम पर्सनली। सो आई लव द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ एंड हिज बिहेवियर। ही इज़ वेरी वेरी इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल पर्सन. So I love talking to him. So I definitely believe that you are gonna love this. So if you believe in soft skills, if you believe in inspiration, if you believe to love his listening the inspirational and motivational conversation, definitely this show is for you. So please watch this show. Fall 7 times and stand at 8. So today we have very special guest with us and ये लाइन उनके ऊपर बहुत ही फिट बैठती है एंड ऐसा क्यों है आई विल टेल यू लेटर. सो वेलकम टू पूजा's टॉक शो, वन मोर न्यू एपिसोड एंड टुडे वी हैव अनिल शर्मा सर. अनिल शर्मा सर परफॉर्मेंस कोच हैं, रिजिलियंस कोच हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं. सो आज हम सर से बहुत सारी बातें करेंगे एंड बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे. तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ पूजा's टॉक शो में. सो वेलकम टू पूजा's टॉक शो सर. थैंक यू वेरी मच पूजा जी, मुझे आज अपने शो पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स फॉर हैविंग मी. इट्स माई ऑनर सर. तो कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है. and I'm really feeling honored and privileged to be on your show today. Honor to have you sir. So मेरा ये पेटेंट क्वेश्चन है और मैं सबसे पूछती हूँ. तो सर आप कोच हैं, ट्रेनर हैं, तो जनरली क्या होता है कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हम कई बार हमें पता नहीं होता, हमारी इकिगाई या डेस्टिनी हमें लेके आती है. तो जस्ट वांट टू नो कि आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते थे या आपकी डेस्टिनी आपको यहाँ लेके आ गई? हाँ, आपने बहुत सही कहा. आप कह सकते हैं मेरी डेस्टिनी ही मुझे लेकर आई. एज ए फुल टाइम ट्रेनर बनने से पहले मैं जॉब में था. मैं एक रेजिडेंट साइकोलॉजिस्ट था एक इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और 12 साल मैंने वहाँ काम किया. एक जर्मन बेस्ड एक चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन थी, SOS इंटरनेशनल, आपने अगर नाम सुना हो तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था वहाँ. असिस्टेंट डायरेक्टर बाद में प्रमोट हुआ, लेकिन मैंने स्टार्टिंग एज ए साइकोलॉजिस्ट किया वहाँ. और वो बच्चे आते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में, उन बच्चों की देखभाल होती थी जिनका कोई भी नहीं है. दे हैव नो पेरेंट्स, दे आर टोटली ऑर्फन चिल्ड्रन. धीरे धीरे उन बच्चों के साथ जब मैंने काम किया और जो स्किल मुझे आती थी, क्योंकि वहाँ पर मैं एज ए ट्रेनर भी था, पार्ट टाइम ट्रेनर भी उनको कराता था, स्किल डेवलपमेंट का प्रिपेयर उनको करते थे स्कूलिंग के लिए. जिस बच्चे ने कभी स्कूल नहीं देखा उसको हम ट्रेनिंग देकर उसको स्कूलिंग के लिए तैयार करते थे. तो धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ ईयर्स आई केम टू रियलाइज़ कि थ्रू माई स्किल और थ्रू माई नॉलेज अगर मैं किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने में थोड़ा सा भी सक्षम हो सकता हूँ तो उससे बढ़िया खुशी और नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. एक बच्ची आई थी वहाँ, उसका नाम मैं नहीं बताऊँगा, और शी केम ओनली एज 3 year old गर्ल, और हमने उसको तैयार किया, इन हाउस उसकी तैयारी करवाई फॉर्मल स्कूलिंग के लिए. सेंट जेवियर्स जयपुर में उसका एडमिशन करवाया.
एंड शी वॉज अ वेरी ब्राइट गर्ल. जब 12th उसने पास की तो हेड गर्ल थी वो वहाँ पर, और उसने फिर इंटरनेशनल कॉलेज फॉर गर्ल्स से बीकॉम किया. एंड टुडे दैट गर्ल इज़ ए फ्लाइट लेफ्टिनेंट इन इंडियन एयरफोर्स पोस्टेड एट नासिक. वाव तो अभी आने वाला है. जब उसकी शादी हुई, व्हेन शी गॉट मैरिड टू एन एयरफोर्स ऑफिसर, बाय दैट टाइम आई हैड लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन. उस समय तक मैं फुल टाइम ट्रेनर बन चुका था. तो स्पेशली कॉल्ड मी कि अंकल आपको मेरी मैरिज में आना है, क्योंकि आज जो भी मैं हूँ आपकी बदौलत हूँ. मेरी बदौलत कुछ भी नहीं है, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ, करने वाला तो ऊपर वाला है. लेकिन मेरी स्किल या मेरी नॉलेज अगर किसी की लाइफ इम्प्रूवमेंट में कुछ काम आ सके तो उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन और उससे बड़ी खुशी कोई नहीं है. तो ट्रेनिंग फील्ड में मैं इसीलिए आया. ऑब्वियसली इट्स माई ब्रेड एंड बटर, अर्निंग मेरी इसी से होती है, लेकिन ये मेरा पर्पज़ नहीं है. वो तो मैं अपने जॉब में भी अच्छा कर रहा था, वो तो और भी बहुत सारे तरीके हैं. ट्रेनिंग फील्ड में आने का पर्पज़ ये है कि मैं अपनी स्किल, अपनी नॉलेज या थोड़ा बहुत मैंने जो ज़िंदगी के बारे में सीखा है, उससे मैं अगर किसी का लाइफ को अपलिफ्ट करने में, किसी की लाइफ में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने में अपना गिलहरी के समान योगदान दे सकूं, जैसा गिलहरी सेतु निर्माण के समय दे रही थी, तो वही मेरा ऑब्जेक्टिव है और वही मेरा पर्पज़ है. और मुझे लगता है कि एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, एज अ परफॉर्मेंस कोच, इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है. एब्सोल्युटली ट्रू सर. अगर मैं अपनी बात करूँ तो आज से 3.5 साल पहले मुझे भी ऐसे ही कोई कोच मिला था एंड उनके एक वर्ड ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी. मुझे ट्रेनिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था, एंड वंस ही सेड टू मी कि लोगों के कंटेंट जो कंज्यूम करते हैं वो टीवी के बाहर बैठते हैं और जो कंटेंट बनाते हैं वो टीवी के अंदर होते हैं. तो यू डिसाइड कि आपको किधर बैठना है. सो देन माई जर्नी स्टार्टेड एंड एक्सप्लोर करते 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 मैं ट्रेनर बन गई, कोच बन गई. सो इट इज़ ड्रास्टिकली चेंज माई लाइफ एंड आई ट्रूली बिलीव कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड कोचिंग इंडस्ट्री इट्स ऑल अबाउट लाइफ चेंजिंग. यस. तो सर जैसे कि आप अपने प्रोफेशन में थे, जैसा कि हमें शूट से पहले भी हम बात कर रहे थे कि आप दूरदर्शन में थे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छा कर रहे थे उस समय. तो ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जैसे आपने बोला कि आप डेस्टिनी आपको लेके आ गई, तो उस समय बहुत सारे इस समय जितना लोग ट्रेनिंग और कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं थ्रू यूट्यूब एड्स एंड सो मैनी ऑनलाइन कोर्सेज, बहुत सारे कोचेस को जनरली नॉर्मल लोग भी जानते हैं. मुझे नहीं लगता सिर्फ 15 साल पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस थी कि अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो इसकी ट्रेनिंग होती है. पीपल थिंक अबाउट कि अगर हमें कुछ सीखना है तो हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा या फिर कॉलेज जाना पड़ेगा, और सीखने के लिए ज़्यादा तो या तो फिर काम करना पड़ेगा. एक अलग सी कोई इंडस्ट्री पर्टिकुलरली होती है जहाँ पे लोग सिखाते हैं, और वो भी एज अ ट्रेनर या टीचर के जैसा ही, प्रोफेसर्स के जैसा ही होते हैं. ये लोगों को नहीं पता था. तो सर आपके लिए बहुत ही नया इंडस्ट्री था वो. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी भी मोस्टली लोग अवेयर हैं, बट नए ट्रेनर्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, आपके चैलेंजेस क्या क्या थे और कैसे आपने ओवरकम किया, और कैसी है ये फीलिंग आज यहाँ पहुँच? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है. इट्स रियली अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. जब जॉब मैंने क्विट किया 2017 में, लेकिन एक चीज़ मैंने अच्छी की, 2 चीज़ें मेरे सपोर्ट में रहीं. एक तो मेरे बॉस थे, वो सपोर्टिव थे. सेकेंडली मेरे कुछ कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके थे उस समय तक. जैसे मेरा फर्स्ट जो ट्रेनिंग असाइनमेंट था वो मैंने जॉब में रहते हुए किया विद टाटा मोटर्स, डीलरशिप ऑफ टाटा मोटर्स. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको रिकॉग्नाइज करें कि ये पता नहीं डिलीवर कर पाएगा या नहीं, नया है, कभी नाम भी नहीं सुना है इसका. माइंडसेट्स होते हैं हमारे, प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, हमारे वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स होते हैं. तो सबसे बड़ा जो चैलेंज मुझे आया वो लोगों को ये एक्सेप्ट करवाने में आया कि मैं भी डिलीवर कर सकता हूँ. और थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने जहाँ भी ट्रेनिंग वगैरह की है तो हमेशा मेरे को रिपीट ही आया वहाँ से कि अनिल जी आपका डिलीवरी काफ़ी अच्छा था, ठीक था. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि रिकॉग्निशन करने में. दूसरा चैलेंज ये आया कि आपको देखिए, ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि यू शुड कंटिन्यूसली लर्न इनटू दिस. द मोमेंट यू स्टॉप लर्निंग यू आर फिनिश एंड नोबडी इज़ परफेक्ट. तो दूसरा चैलेंज ये आया कि मेरे को अपनी नॉलेज को इन्हेंस करने में, क्योंकि शुरू में मेरे को पढ़ने वढ़ने का शौक़ नहीं था. आई वॉज ए मैराथन रनर, आज भी हूँ, आई रन मैराथन्स. लेकिन जब मुझे लगा कि कई बार मेरे सेशंस भी ख़राब हो गए क्योंकि मैं ऐसे ही चला गया, इंटरनेट से एक डाउनलोड किया PPT, उसको रट्टा मार लिया और चले गए.
लेकिन पता चला कि जो ऑडियंस बैठा है उनके पास तो हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है. Then I got to realize, and that was one of the challenges, कि you have to create a path of continuous learning. जिसे हम कहते हैं ना काइजन. काइजन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीमेंटल कंटिन्यूस लर्निंग. तो दूसरा चैलेंज ये था, और तभी से मैंने एक हैबिट डेवलप की कि मैं कंटिन्यूसली रीड करता हूँ और वेरिड रीड करता हूँ. तो ये दो बहुत बड़े चैलेंजेस आए. एक तो अपनी ब्रांड इमेज बनाना. आप खुद एक इमेज कंसल्टेंट हैं तो आप इसको बेहतर समझ सकती हैं. It doesn't matter who you are. It doesn't matter how much knowledge you have. Until and unless people do not accept you. Until and unless people do not know who you are. And you have to make them know. This is your sole responsibility to make them know. So that was one of the challenges, and which I, by the grace of God, I did overcome. I did a lot of marketing and all sorts of things. But ultimately at the end of the day, if you are not able to deliver, then all your popularity, all your marketing, all your social media promotions, it will come to an end. Because at the end of the day, it matters what you deliver. At the end of the day, it matters how you connect with the audience. And secondly, never stop learning, because life never stop teaching. So I have taken this dictum to my heart: never stop learning, because every day life is teaching you new things. I'm not saying you learn from books, you learn from your life. You were talking about times, harsh times during COVID. I had also gone through hell in COVID. I lost my job, short of big business. And I lost my brother also in COVID. He was young, only 52 years old. But hard times teach you a lesson. And when you look at your life, and when negative things happen, when rejection happens, when audience reject you, take it as a challenge. And bounce back with double energy. So these were two major challenges, and thankfully by grace of God I have overcome that. Wow, that's amazing, sir. So as a new trainer, like मैं भी new ही हूँ इस industry में. So I remember like 1 year back, I got one project from very big company. I'll not take a name. And वहाँ पे जो लोग मुझसे ट्रेनिंग लेने आने वाले थे, they were like having 25 years plus years experience. And I was like, even though I was very good in my content, but मुझे nervousness हो गई, like how I gonna deliver, वो इतने बड़े हैं. So इस टाइप के भी challenges trainers को आते हैं, like self doubt भी आता है. But you have said absolutely true कि अगर आप self learning करते रहेंगे, personal development करते रहेंगे, so you can overcome any challenges. So absolutely true, sir. So sir, as we are in training, so sir, training is all about people dealing business. Like we have to deal with different people, mindset and all. So I think human psychology plays major role in that. And आपके पास एक added advantage है कि आपने psychology पढ़ी हुई है. So मैं एज अ कोच, एज अ ट्रेनर ये जानना चाहूँगी कि साइकोलॉजी ने कैसे हेल्प करी आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में. आप जो सेशन डिलीवर करते हो उसमें साइकोलॉजी किस तरह आपको एक एडेड एडवांटेज देती है? हाँ, डेफिनेटली साइकोलॉजी का स्टूडेंट होने के नाते मुझे थोड़ा सा एडेड एडवांटेज मिला ह्यूमन नेचर को समझने में, और ये समझने में कि अगर मैं डायस पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ, या अगर मैं पोडियम पे खड़ा होकर कुछ लेक्चर या कुछ ट्रेनिंग सेशन डिलीवर कर रहा हूँ, तो अगर मैं ऑडियंस में बैठा हूँ तो मैं कैसे लूँगा इस सेशन को, जिसे हम बोलते हैं साइकोलॉजी में एम्पैथी, कि जो एम्पैथी होती है टुवर्ड्स योर ऑडियंस, कि व्हाट ऑडियंस माइट बी फीलिंग एट दिस टाइम इफ़ यू आर नॉट डिलीवरिंग टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी. सो व्हाट ऑडियंस माइट बी, why he's not showing interest, or why the audience is getting up and going out of the hall. So the study of empathy in psychological parlance helped me understand what actually audience want. और उसने मेरे को बहुत हेल्प किया ऑडियंस के साथ कनेक्टिविटी करने में. देखिए, आपके पास बहुत नॉलेज हो सकती है, आपने 1000 किताबें पढ़ी हुई हो सकती हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हो सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री अगर आप ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो, अगर आप ऑडियंस के लेवल पर आकर उसको अपनी बात नहीं रख पाते हो, तो सारा ट्रेनिंग सेशन आपका फेल है. तो साइकोलॉजी ने मुझे ऑडियंस को समझने में, ह्यूमन नेचर को समझने में और एम्पैथी डेवलप करने में, अगर कोई ऑडियंस में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है या वास्तव में
किस लिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है, या हो सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो, या हो सकता है उसके माध्यम से वो कुछ अपना एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हो, या ये भी हो सकता है कि मुझे एज ए ट्रेनर वो कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा हो। डिपेंड करता है मेरे ऊपर, मैं इसको कैसे लेता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, नेवर रिएक्ट, एंड दिस इज़ अ वेरी प्रोफाउंड प्रिंसिपल, वेरी प्रोफाउंड प्रिंसिपल। आई विल टेल यू लिटिल स्टोरी अबाउट मदर टेरेसा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं स्टोरी सुना के जाऊँगा आपके पॉडकास्ट पे आज। मदर टेरेसा जब अल्बेनिया से एट द एज ऑफ 18 शी केम टू इंडिया, तो शी वॉज़ वेरी यंग एंड शी स्टार्टेड स्मॉल वर्क ऑफ चैरिटी बाय द नेम ऑफ मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता। 2 नन्स थीं उसके पास, 3 लोगों का स्टाफ था बस, मदर टेरेसा खुद और 2 और लेडीज़ थीं जो नन्स होती हैं चर्चेज़ में। रोज़ सुबह उठ के, क्योंकि बच्चों को खिलाना है, जो दीन दुखी हैं उनको खाना खिलाना है, उनको शेल्टर का अरेंजमेंट करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो रोज़ सुबह उठ के वो कलकत्ता में एक जगह है बड़ा बाज़ार, वहाँ डोनेशन के लिए जाती थी। व्यापारियों का वहाँ पर बहुत प्रतिष्ठान है, शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, तो वहाँ एक गली के कोने से शुरू करती थी और उनका स्टाइल होता था अपनी साड़ी के पल्लू को खोलकर और फैलाकर बोलती थी खड़े होकर दुकान के बाहर कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट अप्रोचेस, डिफरेंट परसेप्शंस। कोई बोलता रहे क्या धंधा खोल रखा है, भागो यहाँ से। कोई बोला नहीं मैम आप अच्छा काम कर रहे हो मदर, टेक डोनेशंस। कुछ गाली भी देते, कुछ उल्टा सीधा भी बोलते। Irrespective of all these things, she persisted. One fine morning, she went to the biggest shop of that market. और उसका जो ऑनर था वो व्यापार मंडल का अध्यक्ष था, लेकिन थोड़ा सा सटका हुआ था। कई लोग होते हैं ना आपको जो दिखते हैं। तो मदर टेरेसा उसके वहाँ गई दुकान के पास, साड़ी का पल्लू फैलाया और बोली कि भैया कलकत्ता के अनाथ बच्चों के लिए कुछ डोनेशन दो। तो उसने कहा आओ डोनेशन देता हूँ। तो मदर टेरेसा उसके पास गई एक्सपेक्टिंग दैट ही विल गिव सम डोनेशंस, ही विल गिव सम आर्म्स। बट उसने बड़ी एक डेस्टार्डली गलत हरकत की। ही वॉज चूइंग टोबैको एंड ही स्पिट ऑन दैट साड़ी जो उसने पल्लू खोला हुआ था। हियर आई आस्क व्हाट यू वुड हैव डन और व्हाट आई वुड हैव डन। वी वुड हैव रिएक्टेड, बट मदर टेरेसा डिड अ वंडरफुल जॉब। शी डिड नॉट रिएक्ट। वो पास के नल के पास गई, साड़ी का पल्लू धोया, हाथ पोंछे, वापस आई उसी स्माइल के साथ, फिर बोली कि भैया आप तो थूक भी दिया, अब तो दे दो। एंड दैट पर्सन वॉज अशेम्ड, ऑल अशेम्ड। पैरों में उसके गिरा, माफ़ी मांगी, बोला मदर मुझे माफ़ करो, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैंने तो आपको ये परेशान करने के लिए किया। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट यू विल कर्स मी, you go to hell, your business come to a halt, your shop burn, all sort of nonsense things, curses you will hurl at me. But you did not react at all. You are great mother. Take this donation. अपने उसको बुलाया जो गल्ले पे बैठते हैं कि इनको कैश निकाल के दो, और बोला हर महीने मेरे पास आओ, मैं आपको हर महीने डोनेशन दूंगा। And that person became the biggest donor, and it's a true story of missionaries of charity. Why? Because Mother Teresa did not react. तो as a trainer and as a being a student of psychology, जब मैंने ये सीख लिया कि मैं चाहे ऑडियंस हो, चाहे लाइफ की सिचुएशंस हो, चाहे नेगेटिव इवेंट हो, मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा लेसन था और मैं आज भी प्रैक्टिस करता हूँ इसको। आई नेवर रिएक्ट इन रिलेशंस, आई डोंट रिएक्ट with bad people, I don't react. With bad audience, I don't react. With bad clients, I don't react. When you don't react, you respond, you are in control. Swami Vivekananda once said that there is no difference between this fan and you and me. But people say, oh, how can you say that? Yeah. You know किस बटन को दबाने से पंखा चलेगा। मुझे अगर बटन पता है बंदे का, आपका बटन पता है, 6 महीने में रहूँगा आपके साथ, आपका पता चल जाएगा कि कौन सा बटन दबाने से क्या होगा। देन आई विल बी यूजिंग यू। इन दैट वे वी आर गिविंग आवर रिमोट कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ अदर्स। हम वैलिडेशन मांगते ना लोगों से, अच्छा बताओ यार ठीक है या नहीं, अरे खुद का वैलिडेशन करो ना। तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई लर्न दिस प्रोफाउंड ट्रूथ
that towards anything that happens in life, for good or for bad, you never react. You always respond. So these 2 or 3 things for my key learning. हाँ, अमेजिंग सर. आई थिंक ये कई बार हमने पढ़ा भी है और सुना भी है. लाइक ये जो आपने बटन वाली बात कही है, ये पहले भी सुना है, लेकिन आज लग रहा है कि आप सही कह रहे हो. और आई वॉज रिकॉलिंग सम ऑफ द सिचुएशन वेयर आई डिड द सेम. बट इट्स रियली ट्रू कि हमें रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करना चाहिए सिचुएशन को, सिचुएशन एनालाइज करके एंड देन फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर दैट. सो सर, आपसे बात करते करते सडनली वन क्वेश्चन केम इन टू माई माइंड. लाइक आप रिजिलियंस कोच हैं. सो रिजिलियंस इज़ ऑल अबाउट बाउंस बैक. सो मैनी टाइम्स इन आवर लाइफ व्हाट हैपन्स कि बहुत ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया. एंड बहुत बार लाइक पीपल फेस फाइनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉसेस, एंड उनके पास कोई वे आउट नहीं होता है. एंड यू मे हैव सीन सो मेनी पीपल और लाइक IAS और मे बी बिजनेस मैन, दे डू सुसाइड और समथिंग लाइक दैट. इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाते हैं. तो सर, आप रिजिलियंस कोच हैं, आप सबको ये सिखाते हैं. तो हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को, जो जनरली यंग ऑडियंस है, मेरे जैसे कोचेज़ हैं, उनको आप क्या 2-3 पॉइंट्स जो आप बता सकते हैं कि इस ऐसी कुछ सिचुएशन आए तो वो कैसे उसे बाउंस बैक करें. क्या कुछ मेथड है, कुछ टूल है? मैं बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि रिजिलियंस एक बहुत बड़ा फील्ड है और मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा. देखिए, आप जितना मानते हैं कि आप पावरफुल हैं, आप उससे ज़्यादा पावरफुल हैं. और ऐसी कोई भी सिचुएशन लाइफ में नहीं है जिससे कि आप ओवरकम नहीं कर सकते. इनफैक्ट मेरा तो मानना ये है कि जब तक व्यक्ति ने लाइफ में दुख नहीं झेले, जब तक उसने समस्याएं नहीं झेली, जब तक उसने मुसीबतों का सामना नहीं किया, तब तक पर्सनैलिटी उसकी निखरेगी नहीं. आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 5000 साल का. हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं, कितने दुख झेले उन्होंने, जंगलों में रहे, बच्चे को घास की रोटी खिलाई. हम शिवाजी महाराज का नाम लेते हैं, हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, राम जी का नाम लेते हैं. उनकी लाइफ उठा के देखो आप. जो व्यक्ति कल राजा बनने जा रहा है, उसको ऑल ऑफ ए सडन 14 साल जंगल. तो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल सेइंग, आई डोंट नो हु हैज सेड दिस, ओ गॉड प्लीज़ गिव मी पावर टू चेंज एवरीथिंग दैट आई कैन चेंज एंड गिव मी करेज टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट आई कैन नॉट चेंज. तो रिजिलियंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आप गिव अप ना करें. होप जो होती है ना, आशा, बुरी से बुरी सिचुएशन में आप आशा बांध के रखें. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोग उसको, हो सकता है कुछ लोग माने या ना माने, और ये रिसर्च से भी प्रूवन है कि जो लोग रिलीजियस होते हैं, जो लोग ईश्वर में मानते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे अल्लाह को मानते हैं या जीसस को मानते हैं या मोहम्मद को मानते हैं या भगवान को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, इट्स प्रूवन है, स्टैनफोर्ड में रिसर्च हुआ है. वो लोग जीवन में उतार चढ़ावों से, समस्याओं से, मुसीबतों से थोड़ा आसानी से निकल जाते हैं. क्यों निकल जाते हैं? क्योंकि उनका फेथ होता है. आपने कहा कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं या एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि यू आर नॉट रूटेड इनटू योर ट्रू नेचर. तो ईश्वर में विश्वास कीजिए, थोड़ा सा रिलीजियस बनिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए. जो मिला है, हमारा ह्यूमन माइंड का नेचर ऐसा है कि या तो मैं क्या कर रहा हूँ, या तो मैं फ्यूचर के बारे में सोच सोच के मरा जा रहा हूँ कि कल क्या होने वाला है, या पास्ट में जो हो गया उसके लिए मैं रिग्रेट कर रहा हूँ. अरे पास्ट, दैट इज़ डेड. सो लाओ त्सू वंस सेड दैट यू डोंट वरी अबाउट योर फ्यूचर एंड यू डोंट रिग्रेट अबाउट योर पास्ट, लिव इन योर मोमेंट. दैट्स वाई वी कॉल इट प्रेजेंट. इसलिए इसको प्रेजेंट बोलते हैं ना, दिस इज़ अ गिफ्ट. सो दूसरा प्रोफाउंड रूल ये है कि जब आप अपने वर्तमान में रहते हैं, ठीक है प्रॉब्लम है, ठीक है समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान में मैं बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकता हूँ, अभी इस मोमेंट में मैं बेस्ट टू बेस्ट क्या कर. लाइफ एग्जिस्ट हेयर एंड नाउ. कल जो होगा देखेंगे. हेयर एंड नाउ, एवरीथिंग इज हैपनिंग हेयर एंड नाउ. लिविंग इन हेयर एंड नाउ इज़ ब्यूटीफुल. लेकिन हम नहीं रहेंगे, हमें भविष्य की चिंताओं में जीना है. तो जब भविष्य की चिंताओं में जीना है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा, वो आपको एंजाइटी की तरफ ले जाएगा, एंड इन एक्सट्रीम केसेस वो सुसाइड की तरफ ले जाएगा. तो फेथ सिस्टम अपना डेवलप करें, बिलीव सिस्टम डेवलप करें, ईश्वर अल्लाह जिसको मानते हो उसके ऊपर बिलीव करें. एंड मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, ये अनुभव है मुझे, कि जब आप सच्चे मन से
प्रार्थना करते हैं तो आपको डायरेक्शन आती है. दिस इज़ माई, आई एम नॉट रीड इट, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस. आई हैव एक्सपीरियंसड इट कि जब आप चारों तरफ से घिर जाओ तो आप उसको पुकारो, वो आपको डायरेक्शन देगा, 100% देगा. खुद नहीं आएगा आपके सामने, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा देगा. दूसरा, हमेशा अपनी स्किल को डेवलप करते रहें. एक जो स्टेगनेंट टाइप जो होता है ना, मैं तो देखता हूँ कि लोग एक स्तर पे पहुँच जाते हैं, फिर वो दे स्टॉप लर्निंग, उससे लाइफ बोरिंग हो जाती है. क्यों बड़े बड़े कॉरपोरेट में लोग मिडिल लेवल मैनेजर, सीनियर लेवल मैनेजर 5 साल के जॉब के बाद बोर हो जाते हैं. बर्नआउट सिंड्रोम, जॉब छोड़ दे. मैं बोर हो गया अपने जॉब में 10 साल करने के बाद. आई वॉज टोटली बर्नआउट बिकॉज आई स्टॉप लर्निंग. तो कुछ ना कुछ नया सीखते रहें और अपनी काबिलियत को उस लेवल तक लेके जाएं कि अल्लामा इकबाल ने बहुत अच्छा कहा है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है. नो ऑब्स्टिकल कैन बकल यू डाउन प्रोवाइडेड यू आर रूटेड इन योर सेल्फ, प्रोवाइडेड यू हैव बिलीफ इन योर सेल्फ. बिलीफ सिस्टम है नहीं लोगों में. और ये मॉडर्न, मैं तो ऐसा मानता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, मॉडर्न जो हमारा जो लिविंग है ना, वो हमको कमज़ोर बनाया है. पुराने ज़माने में जो एजुकेशनल सिस्टम हुआ करता था या जो गुरुकुलों में बच्चे पढ़ने आते थे, उनको रिगोरस लाइफ के टफ सिचुएशन से जूझने के लिए उनको ट्रेन किया जाता था. राजा का बेटा है, वो भी जाएगा, वो भी लकड़ी काटेगा, वो भी नदी में नहाएगा, वो भी भिक्षा मांगने जाएगा. गुरु के जो पुराना ट्रेडिशंस थे, इससे क्या होता था, अब कल को वो बच्चा राजा का बच्चा है, वो राजकुमार बनेगा, गद्दी पे बैठेगा, तो उसको उस अंत लाइन में खड़े हुए व्यक्ति की व्यथा के बारे में भी पता है. अब मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम ने, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, हमें कमज़ोर बना दिया है. फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हमने कमज़ोर बना दिया. मेरी बेटी है 10th में पढ़ती है, वो बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेशन नहीं कर सकती. फिर रिजिलियंस कैसे डेवलप होगी? रिजिलियंस तो तभी डेवलप होगी जब आप मुश्किलों का सामना करोगे, जब आप चुनौतियों से 2-4 होगे, तभी कॉन्फिडेंस आएगा. हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लोग बोलते हैं कि सर कॉन्फिडेंस कैसे आए, कैसे कॉन्फिडेंस आए? मैंने कहा मैं तो नहीं दे सकता, ना अमेज़ॉन पे मिलता है ना फ्लिपकार्ट पे मिलता है. कॉन्फिडेंस ब्रदर आपको अपने अंदर खुद डेवलप करना पड़ेगा. कैसे? टेक चैलेंजेस हेड ऑन. क्या होगा, बुरे से बुरा क्या होगा, फेल हो जाओगे, गिर जाओगे, कोई बात नहीं. गिरते हैं सहसवारे ही मैदान जंग में, वो तिफ़्न क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते. तो दिस इज़ द मंत्रा फॉर रेजिलियंस. बाकी फिर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उन पे हम कभी और चर्चा करेंगे. रेजिलियंस इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड. इसमें एक रेजिलियंस का मॉडल होता है, डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं. तो लेकिन क्रक्स उसका यही है कि आप अपना बिलीफ सिस्टम, आप अपना फेथ सिस्टम डेवलप कीजिए. आपके सामने परेशानी आई, आपके लिए दिस इज़ वन मोर चैलेंज टू ओवरकम बिकॉज यू हैव ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम. फॉर मी इट इज़ डिज़ास्टर. फॉर मी इट हैज़ डिस्ट्रॉयड मी financially, emotionally, physically, and in every possible way. Why? What is the difference? Difference is in belief system. Difference is in faith system. So that is the most important. एब्सोल्युटली. मुझे भी ऐसा लगता है सर कि लाइक पहले तो आपको खुद पे बिलीव होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो. आई मीन कर सकते हो मतलब ऑल द थिंग यू नीड टू टेक एक्शंस और सारी चीज़ें देख के आपको करना होता है. प्लस जैसा सर ने बोला कॉन्फिडेंस, सेम थिंग सर, मैं भी ट्रेनर हूँ एंड मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे ये पूछते हैं मैम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें. सो आई ऑलवेज से कि इट्स नॉट लाइक अ बोर्न बीटा कि आप ऐसे घोलेंगे और हो जाएगा. इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस एंड यू नीड टू फेस चैलेंजेस. एब्सोल्युटली ट्रू सर, अग्री विद यू. तो एक और क्वेश्चन सर, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एंड यू नो जब आप बोल रहे थे तो आई फेल्ट वेरी इमोशनल बिकॉज कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पा रही थी इस चीज़ को. एंड तो सर मोटिवेशनल स्पीकिंग कितनी लाइक आप मोटिवेट करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं, तो हम कहते हैं कि मोटिवेशन ज़रूरी होता है. समटाइम्स हम ट्रेनर हैं, हम मोटिवेट होते हैं हमारे मेंटोर से, टीचर्स से एंड ऑल. पर कुछ जैसे बच्चे होते हैं, अगर मैंने कहीं पढ़ा था तो कहते हैं मोटिवेशन इज़ लाइक यू नो एक तुरंत ऐसे फायर आती है और वो चली जाती है. तो मोटिवेशन कितना हेल्प करता है हमारी सक्सेस में, मतलब क्या कोई रोल है मोटिवेशन का, या मोटिवेशन अगर हमें लेना चाहिए तो उसकी कोई लिमिट है या कोई गाइडलाइंस है कि उसके साथ हमें एक्शन भी करना होता है? इसके बारे में कुछ. ये अगेन बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा. देखिए मोटिवेशन का तो नो डाउट सक्सेस में बहुत बड़ा रेट होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है उसका. और मोटिवेशन
हमें लेना चाहिए, किसी से भी मोटिवेशन आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर से ही मोटिवेशन लो। हमारा तो प्रोफेशन है तो हम तो उस फील्ड में हैं ही, लेकिन मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। एक छोटे बच्चे से भी आपको मोटिवेशन आ सकता है, एक चिड़िया को देख के भी आपको मोटिवेशन आ सकता है, कहीं ना कहीं से। लाओ त्सु को एक गिरता पत्ता देखकर पूरा संन्यास की अवधारणा हो गई उसको, इतना उसने तप किया, इतना किया, लेकिन जब एक गिरता हुआ पत्ता देखा तो उसको मोटिवेशन आ गया कि मेरी स्थिति भी इस गिरते हुए पत्ते की तरह है। बुद्ध को मरे हुए आदमी को देखकर मोटिवेशन आ गया और वो राजपाट छोड़कर बुद्ध बन गए। एक आपने सुनी होगी कथा भगवान बुद्ध की। तो लाइफ कहीं से भी आपको मोटिवेशन दे सकती है। मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि मोटिवेशन से क्या होता है, आपके थॉट प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है। जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसे आपके एक्शंस होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे वैसे ही आपके रिजल्ट्स होंगे। मोटिवेशन एक और रोल प्ले करता है कि जब रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं, जब आपकी सक्सेस की राह में सेटबैक्स आ जाते हैं, तो कितने आप मोटिवेटेड हो। एक व्यक्ति गिव अप कर देता है 4 एफर्ट के बाद, 5 एफर्ट के बाद, 10 एफर्ट्स के बाद, लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन होता है जो 990 एफर्ट्स के बाद भी गिव अप नहीं करता। इलॉन मस्क होता है कि स्पेस एक्स का 25-23 बार उसका स्पेस क्राफ्ट क्रैश हो गया, लेकिन वो गिव अप नहीं कर रहा। what keeps him going? His inner urge, his inner fire, that is motivation. तो एक तो ये कहूँगा कि मोटिवेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपके पास आंखें होनी चाहिए, आपके पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कहीं से भी। न्यूटन को गिरता हुआ सेब देख के मोटिवेशन आ गया। सेब क्या न्यूटन से पहले नहीं गिरे थे क्या? या प्रकृति में, इतिहास में पहली बार न्यूटन के सामने ही सेब गिरा, लेकिन आंखें थी उसके पास, ऑब्जर्वेशन था उसके पास कि यार ये नीचे क्यों गिर रहा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो मोटिवेशन कहीं से भी आ सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर्स का भी काफ़ी हद तक इसमें रोल होता है, लेकिन अक्सर लोग जो सुनते हैं हमारी कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में या मोटिवेशनल सेशंस में, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, वो बिल्कुल शॉर्ट लिव्ड होता है। कई लोग आते भी और बोलते भी कि सर ये जो आप बताते हैं 2 दिन तक इसका करंट रहता है और तीसरे दिन फिर डाउन हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, वो ऐसा ही होगा क्योंकि आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। चीज़ों को हम देखते हैं, मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, न्यू ईयर आया तो वो रेजोल्यूशन करेंगे कि भाई 28 दिसंबर है, 1 तारीख से ना कुछ करना है, जिम जाना है, 1 तारीख से रनिंग करनी है तेरे साथ। मैं तो हफ्ते में 4 दिन रनिंग करता ही हूँ। ठीक है, मैं नए जूते वूते खरीद लेता हूँ और 5 बजे मुझे कॉल करना, आई विल गो हिट द रोड एंड आई विल रन विद यू। ओके डन। अब मैं उसको 5 बजे कॉल कर रहा हूँ तो फ़ोन ही नहीं उठा रहा उसका। चलो एक दिन चला भी गया तो 3 दिन बाद वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। पता चला जो शूज़ लाया उसके रैक में रखे हैं और कोई काम नहीं आ रहे। क्यों? मोटिवेशन तो आया उसको, 3 दिन रहा मोटिवेशन, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऑलवेज रिमेंबर, एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट द मोस्ट टैलेंटेड who wins, it is the most persistent, it is the most determined who wins. Most determined, क्रिस्टोफर कोलंबस, आपने हमने देखी, नीचे हम किताब के बारे में बात कर रहे थे, उसी में से एक कहानी आती है। ही वॉज नॉट द बेस्ट नेविगेटर। क्रिस्टोफर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा, बेस्ट नेविगेटर नहीं था, उसको कोऑर्डिनेट्स पढ़ना भी नहीं आते थे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन डिटरमाइंड था। तो बेस्ट कोऑर्डिनेटर खोजने वाले रखे उसने। थॉमस अल्वा एडिसन वॉज नॉट द बेस्ट इन्वेंटर। निकोला टेस्ला वॉज मच ब्राइटर देन हिम। निकोला टेस्ला, उन दोनों में बड़ा कंपटीशन रहा। टेस्ला वॉज मच ब्राइटर बट टेस्ला वॉज नॉट डिटरमाइंड। तो मोस्ट डिटरमाइंड, मोस्ट परसिस्टेंट जो होगा वही जीतेगा एंड में। लाइफ उसी को रिवार्ड करेगी और वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके लेवल ऑफ मोटिवेशन से। आप कितने मोटिवेटेड हैं। 4 एफर्ट्स के बाद चलो मेरे बस की बात नहीं है, पर लेकिन कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जब तक मैं इसको करूँगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, फिर वो अल्टीमेटली होता है। तो मोटिवेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ज़रूरी नहीं आप किसी से मोटिवेशन लें तो अच्छा है, हमारा काम चलता रहेगा, लेकिन आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप अपने घर में से, आपके पेरेंट्स हैं, रोल मॉडल हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में से, एनिमल वर्ल्ड में से मोटिवेशन आ सकता है ना। एजिलिटी आप सीख सकते हैं जानवरों से। महाभारत में कितने सारे प्रसंग हैं जहाँ पर वॉरियर्स ने जानवरों को देख के उनकी जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको ऑब्जर्व करके फाइटिंग टेक्निक्स डेवलप की। चाइना में जो कुंग-फू डेवलप हुआ, टाइगर क्लॉ है ना, ईगल्स क्रेन है ना, ये कहाँ से आए?
मोटिवेशन कहाँ से मिला ये फाइटिंग टेक्निक्स डेवलप करने की? जानवरों को सीख कर। उनके पास आंखें थी, ऑब्जर्वेशन था, तो जानवरों को ऑब्जर्व किया, उनसे मोटिवेशन लिया और वो फाइटिंग टेक्निक्स में उनको डेवलप किया। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। लाइफ हैपन्स इनसाइड आउट। You are determined inside, things will happen likewise in outer world. If you are not, nothing will happen. So motivation plays a very important role, and you are the best motivator for you. Yes, I totally agree with you, sir. दुनिया के सबसे बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर आपके लिए आप खुद हो। ये मैं हर अपनी सेमिनार में भी खुला बोलता हूँ, आप ही हो। लेकिन कब हो? जब आप अपने आप को कन्विंस करो पूरी तरह से, जब आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, जब आप अपना फेथ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो, तब आप देखिए, तब कोई भी चुनौती, कोई भी मुसीबत आपके सामने रुकेगी नहीं। आप बहुत पावरफुल हो। उपनिषद में एक श्लोक आता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी मैं केनोपनिषद पढ़ रहा हूँ, उसका ये श्लोक है कि ये जो कारण ब्रह्म है, कार्य ब्रह्म है, दिस ह्यूमन बॉडी, और वो जो कारण ब्रह्म है, जो परम ब्रह्म है, ये उसी का ही रूप है। जो शक्तियाँ उसमें हैं वो शक्तियाँ इसमें भी हैं। लेकिन फिर ये इतना लाचार क्यों है, फिर इतना परेशान क्यों है, फिर इतना दुखी क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये अपने मूल स्वरूप को भूल गया है, क्योंकि इसको पता नहीं, इसकी स्थिति उस शेर के बच्चे जैसी है जो गीदड़ों के झुंड में चला गया है और अपने आप को गीदड़ समझता है। तो मोटिवेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। डेवलप स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। हाउ यू विल डेवलप? मेरे कहने से नहीं होगा। आप चुनौतियों को हेड ऑन लो। जिस चीज़ से डर लगता है वो करो सबसे पहले। जो आपको डराती है ना, डरो। कांपना हो रहा है तो कांपो, डर लग रहा है तो लगने दो, पसीने छूट रहे तो छूटने दो, लेकिन गो एंड डू इट। उसके बाद यू विल वॉक लाइक अ टाइगर। तो मोटिवेशन इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। Yes, as I absolutely agree with you, sir. And आपने जो कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंस की बात बोली है सर, एंड आई थिंक ये पॉडकास्ट उसी का एक है। मतलब मैंने लोगों का 3-3 साल तक फॉलोअप किया है, एंड दे सेड कि मैं तो ना बोलने के मूड में था, लेकिन आपने इतना फॉलोअप किया कि मुझे देखना पड़ा कि है कौन। So you want to come. तो ऐसा, so it is really true, sir, and I totally relate with that. Consistency, hard work can beat talent. Maybe I'm not very good, but consistency has given me a lot of things. So जाते जाते एक और question, sir. What does success means to you? Yeah, again, it's a very beautiful question. Success for me is a mixture of so many things. And through your podcast, I would like to tell your audience what actually success is. Even so-called motivational speakers like us, they do tell that success is all about earning a lot of money, owning a big car, owning a big bungalow. Yeah, that is success. I'm not denying that is success. Having a fat bank balance is no doubt a mark of success. और आजकल सोसाइटी का फोकस भी उसी पर हो गया है कि अगर आपने 10 करोड़ रुपए बैंक बैलेंस बना लिया तो यू आर सक्सेसफुल। फिर तो सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड नहीं करना था भाई। एट दैट टाइम ही वाज हैविंग 9 करोड़ इन हिज कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट। फिर तो स्टीव जॉब डिप्रेशन से नहीं मरता, उसको कैंसर हो गया डिप्रेशन की वजह से, या उसको मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गया, है ना। यू रीड द बुक स्मॉल फ्लाई बाय लीजा ब्रेनन, जो उसकी बेटी है लीजा ब्रेनन। तो ग्रेट कैरेक्टर हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सक्सेस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सो मैनी थिंग्स। इफ़ यू हैव मनी टू अफोर्ड एंड गो टू अ 5-star होटल बट you don't have health to eat and enjoy that food, is it success? No. You have a lot of money in your bank account, but your relations with your spouse or with your parents or with your children are fraught with tension and stress and fightings and all this kind of thing. Is it success? No. तो सक्सेस का मतलब लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स में आप कितना बेहतर कर पाते हैं। क्या रात को बिना नींद की दवाई लिए पीसफुली सोते हो? मैं तो उसको भी सक्सेस मानता हूँ। अगर नींद की दवाई लिए बिना आप गहरी नींद सोते हो रात को, तो मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, हो सकता है लोग एग्री ना करें, लेकिन मेरी डेफिनेशन ये है और मैं अपनी डेफिनेशन से एग्री करता हूँ, एडियर करता हूँ, वो सक्सेस है। तो जीवन में खूब सफलता के लिए मेहनत करो,
खूब पैसा कमाओ, खूब लंबी गाड़ी खरीदो, खूब बड़े बंगले बनाओ, अच्छी बात है, बिल्कुल सक्सेस है 100%। मैं भी पैसा कमाने के लिए जाता हूँ, ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, लेकिन वो मेरा पर्पज़ नहीं है, अल्टीमेट पर्पज़ नहीं है। अल्टीमेट पर्पज़ ये है कि मैं क्या गिव बैक करता हूँ सोसाइटी को। तो अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना वो सक्सेस है, पीसफुल रिलेशंस रहना, हैप्पी रिलेशंस रहना, खुलकर आप हंस सको वो सक्सेस है। मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी सक्सेस हैं, नो डाउट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सक्सेस ये है कि जिस वजह से आपको मानव जीवन मिला है वो आप सोसाइटी को कितना गिव बैक करते हो, वो अल्टीमेट सक्सेस मैं उसको मानता हूँ। देखिए, सोसाइटी में सक्सेसफुल लोगों की कमी नहीं है। एक से बड़े एक है इलॉन मस्क, आई थिंक 2-3 साल में ट्रिलियनर बन जाएंगे वो, लेकिन उनकी वजह से सोसाइटी को फ़ायदा क्या हो रहा है? व्हाट ही इज़ गिविंग बैक टू सोसाइटी। आई थिंक हो सकता है वो करें। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि इस दुनिया में जब हम आए, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलें हम हंसे जग रोए। वो अल्टीमेट सक्सेस है कि लोग आपको याद करें, 50 साल बाद भी लोग आपको याद करें कि अरे यार somebody was there। क्यों याद करते हैं हम भगत सिंह को? बहुत सारे पैसे तो नहीं थे उनके पास। क्यों महात्मा गांधी को हम याद करते हैं लंगोटी लाठी? लेकिन जब भी इंडिया का नाम आएगा तो महात्मा गांधी का नाम आप नहीं हटा सकते। या क्यों हम याद करते हैं सुभाष चंद्र बोस? या क्यों याद करते हैं बुद्ध को? सब कुछ छोड़ के वो जंगल में चले गए। तो मैं ऑडियंस को ये नहीं कह रहा कि आप सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाओ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि सक्सेस का मतलब ये है कि ज़िंदगी के जो विभिन्न आयाम हैं उन विभिन्न आयामों में आपने कितनी सफलता प्राप्त की है, उन विभिन्न आयामों में क्या आपने सामंजस्य बिठाया है, या एक ही रास्ता पकड़ के मैटेरियलिस्टिक रास्ते पर आप चल पड़े हो। तो मैटेरियलिस्टिक चीज़ें तो आप खरीद लोगे, आप बहुत अच्छा पलंग तो खरीद लोगे, लेकिन आप नींद नहीं खरीद पाओगे। आप बहुत अच्छा भोजन तो खरीद लोगे, लेकिन हो सकता है भूख ना खरीद पाओ आप, ठीक है ना? तो सक्सेस वही है कि आपके पास अच्छा पलंग भी हो और गहरी नींद भी हो और अच्छा स्वास्थ्य भी हो, अच्छे रिलेशंस भी हो। जब रोने का मन करे तो 4 लोग भी हों जो आपको बिठा के आपको समझाएं, कंसोल करें। कहीं आप अकेले तो कोकून में बंद नहीं हो गए। तो मेरे लिए तो सक्सेस का मतलब ये है, मैं अपना इंडिविजुअल सब्जेक्टिव मैं अपना बता रहा हूँ, लोगों के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली इज़ सक्सेस फॉर मी। प्लेइंग विद माई डॉटर इज़ सक्सेस फॉर मी। सो शी प्लेज टेनिस, तो संडे को उसके साथ टेनिस खेलना या इट्स ए सक्सेस। जिस दिन खेलता हूँ वो सक्सेस है मेरे लिए कि आज मैंने बेटे के साथ टेनिस खेला, दैट इज़ सक्सेस फॉर मी। स्मॉल थिंग्स यू फाइंड जॉय ऑफ। हम क्या बड़ी चीज़ें, वो बड़ी चीज़ हो जाएगी तब मैं खुश रहूँगा। अब वो बड़ी चीज़ जब आई तो पता चला ये नई मुसीबतें और लेके आ गई, 4 नई मुसीबतें लेके आ गई। तो एस्पायर करो, एम्बिशंस रखो, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें अभी घटित हो रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आज हैं, उनको तो एंजॉय करो। देखिए, लाइफ में 360 डिग्री टर्न आ जाएगा। कल सुबह उठो तो मॉर्निंग की जो कॉफ़ी पियो उसको रैलिश करो, ईश्वर का धन्यवाद करो कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस कप ऑफ कॉफ़ी, दिस इज़ ग्रैटिट्यूड। और तब देखिए कैसा थॉट प्रोसेस चेंज होता है और कैसे आपका उस थॉट प्रोसेस से पूरा दिन आपका चेंज हो जाता है। तो यू आर द क्रिएटर ना। तो मेरे लिए तो सक्सेस वही है कि आपके जीवन के डिफरेंट डोमेन्स में आप कितना सामंजस्य रख पाते हो, आप कितना हैप्पीनेस अपने अंदर ला पाते हो और उस हैप्पीनेस को दूसरों को दे पाते हो, वही सक्सेस है। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अमेजिंग सेशन था, मज़ा आ गया एकदम से। एंड आपकी इतनी सारी लर्निंग्स मेरे लिए, मैंने तो बहुत कुछ सीखा एंड आई होप मेरी ऑडियंस को भी। थैंक यू सो मच, इट वाज रियली अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी ऑन योर शो टुडे एंड आई विश यू ऑल द सक्सेस, you grow in leaps and bounds, and all the success to your audiences. Thank you sir. Any feedback for me sir? You are a wonderful host. Oh thank you so much sir. तो सर एक हमारा एक और राउंड होता है जो मैंने आपको नहीं बताया, इट्स अ सरप्राइज, इट्स अ रैपिड फायर राउंड। कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी एंड 5 सेकेंड्स के अंदर आपको आंसर करना है। अगर आप आंसर नहीं कर पाए तो मैं दूसरे क्वेश्चन पे चले जाऊंगी एंड अगर आपने मैक्सिमम सही आंसर किए तो I have a surprise gift. Oh, that's great. So, are you ready, sir? Yeah, I'm ready. Okay. So, what do you think? What is the purpose of life? Purpose of life is self-actualization. What motivates you the most? What motivates me the most? My father. Okay. His struggle story motivates me the most. Great. So, what is the best advice you ever got? Be yourself.
Any advice which you want to give your younger version? Create your own path. Don't follow the beaten path. Be the first and create your own path. Okay, great. So which one is your favorite song? My favorite song is that Reshma from film Gulami. Char Dinada Lambi. Arey my God, I'm very bad at singing. Char Dinada. Well, actually in Punjabi, I can't sing it. But that is my favorite song. Okay. So what you notice first time when you meet any person first time? What is the thing which you notice first in that person? I notice how that person speaks. I notice little bit about his body language, because body language always speaks the truth, and how that person communicates, how that person carries himself, and his body language plays a great role. Okay, great. So what you have noticed about me, sir? Thank you so much, sir. So it was really amazing, sir. And congratulations, आप gift जीत गए हैं. Thank you so much. So I have one special gift. This is my book, sir. वैसे तो आप already you may have done. ये एक छोटी सी मेरी कोशिश है. So this is for you, sir. I hope you like it. Wonderful gift. Thank you so much. Thank you so much, sir. And ये था हमारा आज का episode. So we'll meet you in the next episode soon. Please like, subscribe and share. Thank you so much. सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? मुझे तो बहुत सर से बात करके बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखे. आई होप आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा. और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ आपके लाइक्स और सब्सक्राइब्स की हमें बहुत ज़रूरत है. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा काम पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग.